हम आज इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इकोनॉमिक्स पेपर 3 का पार्ट ए है। तो हम इकोनॉमिक्स को प्री और मींस, प्री कम मींस के बेसिस पर डिस्कस करेंगे और मेजरली हम इकोनॉमिक्स के उस सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। एमपी इकोनॉमिक्स के कंप्लीट होने के बाद कवर किया जाएगा। अभी सिर्फ हम पहले इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। एक बार अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या हैं, विकसित भारत दिया गया है, एग्रीकल्चर दिया गया है, या आपका इंडस्ट्रीज दिया गया है। तो ऐसा आप सिलेबस का डिफरेंट पार्ट्स हैं। बट क्योंकि ये हमारा पहले क्लास है तो हम यहाँ पर मेजरली इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या हैं, और सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम पहले ये समझते हैं हमारा इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, तो मेजरली हमें क्या डिस्कस समझना है कि इकोनॉमिक्स क्या है मेजरली, है ना, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात करें और एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अगर माने कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, इस पर्सन की कुछ इनकम है, द पर्सन हैज सम इनकम, ठीक है, एंड द पर्सन हैज सम एक्सपेंडिचर आल्सो, इसका कुछ एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है, अब यूजुअली हम बात करें और इकोनॉमिक्स भी बिलीव करे तो इकोनॉमिक्स बिलीव करता है कि इनकम जो होती है वो कम होती है और एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखिए। जब आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो यू फाइंड द थिंग्स कि द इनकम ऑफ अ पर्सन इज लो एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन इज हाई। ठीक है, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच क्या है, एक गैप है। ठीक है, अब हम इस गैप को कैसे फुलफिल करते हैं ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ इनकम है और आपका कुछ एक्सपेंडिचर है। इसको एक बेसिक एग्जाम्पल समझें कि आप मान लीजिए शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में गए। ठीक है, आपको एक वहां पर प्रोडक्ट पसंद आया, मान लें शर्ट पसंद आई। द कॉस्ट ऑफ द शर्ट इज 1200 रुपीज एंड यू हैव अ इनकम ऑफ, या यू हैव अ फंड ऑफ 1000 रुपीज। तो अब पैसे हैं 1000, एक्सपेंडिचर है 1200, ये है गैप। इस गैप को हम कैसे फुलफिल करेंगे? तो हम इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे कि आप इस 200 रुपए के गैप के लिए कुछ लोन लेंगे। अब समझिएगा, इकोनॉमिक्स को अपने बेसिस पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। अब ये लोन लेने आप बैंक के पास नहीं जाते। ठीक है, कि आपको 200 रुपए का लोन चाहिए तो आप एक बैंक को फोन लगा रहे हैं, एसबीआई को फोन लगा रहे हैं और वहां से लोन ले रहे हैं। आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप लोन किससे लेंगे? ये आप लोन लेंगे अपने फ्रेंड से। हम अभी इंडियन इकोनॉमिक्स पर भी आते हैं, पहले तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या है ना। तो ये लोन हमने किससे लिया? फ्रेंड से। ठीक है, लोन क्या होगा? लोन वो फंड है विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न टू द पर्सन, जिससे ये पैसा लिया गया है उसको लौटाने की रिक्वायरमेंट है, ये आपका लोन अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद हमने एक्सपेंडिचर फुलफिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें लोन नहीं लिया तो हमने ग्रांट लिया। अब फ्रेंड तो ग्रांट देंगे नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रांट नहीं देंगे तो अब इस ग्रांट के लिए आप किसके पास जाएंगे? तो ग्रांट के लिए आप अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे। तो दूसरा पर्सन हमारे पास कौन हुआ? हमारे पेरेंट्स हुए। तो पहला हुआ हम जिससे लोन लेंगे, दूसरा हुआ हम किसी से ग्रांट लेंगे। या तीसरा एक और कंसर्न हो सकता है कि हमारे पास पुरानी कोई सेविंग है, हम उस सेविंग को यूज करें। तो आप हर टाइम अपनी सेविंग तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप हर टाइम अपनी सेविंग यूज करेंगे तो सेविंग एग्जॉस्ट हो जाएगी, और क्योंकि सेविंग एग्जॉस्ट हो जाएगी इसलिए आप हर टाइम सेविंग यूज नहीं करते। ठीक है, अब समझे इकोनॉमिक्स क्या है। हमने एक फ्रेंड से लोन लिया, अब अगली बार मुझे कल फिर पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो मैंने कल फिर उससे लोन ले लिया, उसके पास पैसे मांगने गया।
परसों मुझे फिर पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, मैं उसके पास फिर गया और मैंने फिर उससे बोला कि भाई मुझे लोन दे दो, तो क्या वो लोन देगा? नहीं देगा, है ना, वो तो लोन नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बार दे चुका है। तो अब मैं यहां पर एक लॉजिक अप्लाई करूंगा। लॉजिक कैसा कि मैंने एक बार अपने फ्रेंड से लोन लिया, ठीक है, एक फ्रेंड से लोन लिया, कल मैंने उसी फ्रेंड से लोन नहीं लिया, मैंने किसी और फ्रेंड से लोन लिया, थर्ड टाइम मैंने अपने पेरेंट्स से ग्रांट लिया और अपने गैप को फुलफिल करने के लिए ये लॉजिक अप्लाई किया कि फ्रॉम द सेम पर्सन आई एम नॉट टेकिंग द लोन और फॉर द सेम गैप आई एम नॉट सीकिंग द ग्रांट। एवरी टाइम आई अप्लाई अ लॉजिक और मल्टीपल ऑप्शंस को मैं यूज करूं, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, यही क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो मेजरली अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ लॉजिक। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक इज अ लॉजिक, ये एक लॉजिक है, ठीक है, विच इज अप्लाइड, जो अप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग द पॉसिटी या स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है मेरे पास? मेरी इनकम। तो अगर मैं लॉजिक अप्लाई करता हूं अपने स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के टाइम पर, ठीक है, और क्यों अप्लाई कर रहा हूं? टू फुलफिल द डिजायर गोल। डिजायर गोल को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, ये गोल भी कैसे होंगे? प्रायोरिटी बेसिस पर। देन इट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो अब अगर इकोनॉमिक्स पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज अ लॉजिक applied during the paucity of resources to fulfill the desired goal on the priority basis is known as economics। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं या आप अपने आप में क्या हो गए? एक इकोनॉमिक्स हो गए। मैं भी अपने आप में एक इकोनॉमिक्स हूं, आप भी अपने आप में एक इकोनॉमिक्स है। सेम ऐसे ही अगर हम इसी की जगह इंडिया को रख दें, तो इंडिया हैज सम इनकम, इंडिया हैज सम एक्सपेंडिचर, ठीक है, सिंस द इनकम ऑफ इंडिया इज लो एज कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर, तो देयर इज अ गैप एंड टू फुलफिल द गैप इट अप्लाई द लॉजिक। फॉर एग्जांपल वो लोन लेगा तो लोन किससे लेगा? अपने फ्रेंड से। जैसे फ्रेंड कौन हो गया? जापान। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स कौन हो गए? जापान। या अगर हम ग्रांट की बात करते हैं तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम था, तो पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट ले लिया जिसको रीपे करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो सेम इंडिया इज अ इकोनॉमिक्स, इंडिया भी एक इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्यों? क्योंकि ये लॉजिक अप्लाई कर रही है, रिसोर्सेज की पॉसिटी है, डिजायर एम को फुलफिल करना है। ठीक है, तो अब इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो हम इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारी ब्रांच वो होगी जो इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करेगी और एक हमारी ब्रांच वो होगी जो नेशनल लेवल पर वर्क करेगी। जो ब्रांच इंडिविजुअल लेवल पर वर्क कर रही है दैट इज नोन एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो ये क्या है? ये किसी इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं फैमिली, या फिर हम बात करते हैं कम्युनिटी, ठीक है, ये लोग या ये ग्रुप कोई लॉजिक अप्लाई करता है व्हेन द पर्सन हैज द पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिजायर गोल, टू फुलफिल द डिजायर गोल। ठीक है, देन दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आए
तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको वहां से डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है कि सर हाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको वहीं पर सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमी और द कंट्री एज अ होल, ठीक है, when the branch of economics which studies the country as a whole, then that is known as the macroeconomics, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो द मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी कंट्री एज अ होल, when the macroeconomics the branch of economics which studies the country as whole, जब पूरी कंट्री को स्टडी किया जाता है, इन दैट केस द इंस्ट्रूमेंट और द फोकस पॉइंट फॉर द स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट द इनकम, इज नॉट द एक्सपेंडिचर, it is basically the characteristics of the economy, that is poverty. What is the rate of poverty in the country? That is a matter of contention in case of the microeconomics. Next, the unemployment. What is the rate of unemployment in the country? That is the matter of discussion. Okay, what is the growth rate? That is the matter of discussion कि growth rate क्या होना है. And on this basis, we divide the economics into two parts. The one is the microeconomics, second is the macroeconomics. ठीक है, आई गेस आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि ये आपके इंडिविजुअल इकोनॉमी को, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल, वन थिंग। सेकेंड थिंग, इट व्हाइल इट इज स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है, इट ऑल्सो कॉजेज द इन चेंज इन द इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। एक एग्जाम्पल, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब आप देखते हैं ना, मॉल्स में जाते हैं, बाई 2 get 3 फ्री, बाई 2 get 3 फ्री, ये एक मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। खरीदने हम एक गए थे, ठीक है, हमने देखा 2 खरीद लो 3 फ्री मिल जाएंगी, तो इन टोटल हम कितने परचेज करके ले आए, 5। खरीदने कितने गए थे, 1, खरीद के कितने लाए, 5। इट्स अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हाउ वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है, हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस द एक्सपेंडिचर ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज द पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द होल इकोनॉमी, इफ वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल, that is the part of the macroeconomics. Done. In our syllabus majorly the topics are from macroeconomics. So microeconomics is not as such very important for the exam point of view. It is basically the macroeconomics which is important from the exam point of view. But while you are studying the macroeconomics, the logic can be applied in the microeconomics also. जैसे अभी हमने देखा इकोनॉमिक्स जो है उसकी डेफिनेशन अगर हमें समझनी है तो हमने कहां से शुरू किया था, इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हमने उसको एक बार पढ़ लिया तो हमने उसको अप्लाई कर लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। बस करना क्या है कि जो भी चीज हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, उस डे टू डे लाइफ की चीजेस को हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पर अप्लाई करके देखना है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी 2 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां ऐसा है कि जहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम एक टॉपिक देखते हैं, दैट इज द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। This growth of development is also important from the exam point of view. ठीक है, या you can say, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, it's a cycle of development. It's a cycle of development. What do you understand by cycle? कि जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, that is a closed path. कोई डाउट हो किसी को तो let me know in the comment section, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। साइकिल जो है वो एक क्लोज पाथ है। क्योंकि साइकिल एक क्लोज पाथ है, तो डेवलपमेंट का कोई एक ऐसा प्रोसेस होगा जो एक क्लोज पाथ से शुरू होगा।
ठीक है, शुरू करें तो द साइकिल ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। ठीक है, साइकिल ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा, नेशनल इनकम से शुरू होगा। देखो वन थिंग कीप इन माइंड, कोई भी सब्जेक्ट, नॉट इकोनॉमिक्स, मैंने लास्ट क्लास आपकी सोशियोलॉजी की भी ली थी, हमारे चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में अगर आपको देखा जाए तो आप अगर बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं तो दैट मीन्स यू हैव द क्लियर फंडामेंटल्स। इफ यू हैव द क्लियर फंडामेंटल्स तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं नेशनल इनकम, तो हमारे दिमाग में ये चीज तो आ जाती है कि सर नेशनल इनकम को हम 4 चीजों में मेजर करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। लेकिन बिफोर गोइंग टू द जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, वी फर्स्ट केम टू नो द थिंग्स, या जानना चाहिए हमें कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनकम। इनकम क्या है भाई, हमें ये तो पता ही नहीं है इनकम क्या है। अगर इनकम नहीं पता तो हम नेशनल इनकम या फिर जीडीपी, जीएनपी से कैसे बात करेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकम। ठीक है, तो इनकम क्या है, इनकम इज अ अर्निंग ऑफ मनी और ट्रांसफर ऑफ फंड while the person or the country is involved in a means of production। अगर कोई व्यक्ति means of production में involve है and while the person is involved in the means of production and getting some fund, then that is considered as income, उसको हम income कहते हैं। अब मान लेते हैं कि आप सब लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल मानते हैं कि ये सब लोग हॉस्टल में रहते हैं। क्योंकि ये सब हॉस्टल में रहते हैं तो इनके पेरेंट्स उनको कुछ फंड भेजते होंगे। ये जो फंड आपके पास आया है, क्या ये आपकी इनकम है? नहीं, ये आपकी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यू एज अ स्टूडेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। When you as a student is not involved in any means of production, in that case that is not the income, that is just a transfer of money। तो इकोनॉमिक्स में इस चीज को हम क्या मानेंगे, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मनी बोलेंगे, इनकम नहीं बोलेंगे। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनकम क्या होती है। इनकम का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन कर रहा है, इट मे बी द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट मे बी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, एंड इन दैट एवर्स द पर्सन गेट्स सम मनी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इनकम। जैसे कि इंडिविजुअल की इनकम होती है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल कुछ इनकम करता है, सेम वैसे ही कंट्री भी कुछ इनकम जनरेट कर रही है। तो कंट्री जितना भी प्रोडक्शन कर रही है उस प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। गेटिंग द पॉइंट। तो नेशनल इनकम मेजरली क्या हुआ, नेशनल इनकम इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ठीक है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, वी मेजर इट थ्रू द 4 पैरामीटर्स। द वन इज द जीडीपी, सेकेंड इज द जीएनपी, नेक्स्ट इज द एनडीपी एंड द लास्ट वन इज द एनएनपी। ठीक है, जीडीपी हमारा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी हमारा क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी हमारा क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी हमारा क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगेन इसकी डिटेल में अभी नहीं जाना है, इसको हम जब नेक्स्ट क्लास लिखेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम ये 4 चीजें पढ़ लेंगे कि ये 4 चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं साइकिल ऑफ डेवलपमेंट पे। तो नेशनल इनकम जो है, इस नेशनल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी कंट्री की इनकम क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, अब एज द नेशनल इनकम इंक्रीजेस, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द नेशनल इनकम ऑन द पर कैपिटा इनकम। पीसीआई पे क्या इंपैक्ट है, पर कैपिटा इनकम पे क्या इंपैक्ट है। ठीक है, अब बिफोर गोइंग टू द पर कैपिटा इनकम वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो द पर कैपिटा इनकम कैन बी डिफाइंड या इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला व्हिच इज इफ द नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय, इफ द नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिलता है।
ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री की हाई है, दैट मीन्स कि द प्रॉस्पेरिटी इज हाई। ठीक है, हर किसी की इनकम हाई है, मतलब हर किसी के पास डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या है, हाई है। एंड इफ द पर्सन हैज द हाई डिस्पोजेबल इनकम, तो उस केस में उस पर्सन के या उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी क्या मिलेगी, हाई मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब क्वेश्चन है, इफ द नेशनल इनकम इंक्रीजेस, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका जनरल रिप्लाई क्या हो सकता है, आपका रिप्लाई हो सकता है कि सर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ा दो। फिर से इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली की टोटल इनकम 100 रुपए है और इसमें 4 मेंबर हैं। ठीक है, तो इसकी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 25 रुपीज हो गई, में तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को, ये 25 रुपीज हो गई। अब इसी फैमिली की जो इनकम है वो बढ़ गई, इसकी इनकम बढ़ के हो गई 200 रुपए। जब इनकम बढ़ के 200 रुपए हो गई, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट हमने यहां पर एक पॉइंट को मिस कर दिया। ठीक है, किस पॉइंट को मिस कर दिया, मेंबर्स को। लेट्स से कि यहां पर मेंबर्स 4 से बढ़कर 10 मेंबर हो जाएं। ठीक है, 4 मेंबर थे, 4 मेंबर से बढ़ के 10 मेंबर हो गए, तो एक्चुअली में पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 20। तो क्या इनकम बढ़ने पर कैपिटा इनकम बढ़ी, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले में भी देखेंगे तो नेशनल इनकम है और पॉपुलेशन है। तो इफ आई एम सेइंग कि द नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, द पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग। If I am saying if the national income is increasing, per capita income is increasing, but the condition कि the population should remains constant. If the population is constant, अगर population constant होती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि with increase in national income, per capita income increases. आई गेस ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखें और बात करें। अब अगर हम बोलें कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इफ द पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द सेविंग। देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, बस आपको समझना है। हमने अभी अभी बात करी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करें और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लें, सिंपल है, लॉजिक है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो क्या आपकी सेविंग इंक्रीज होती है, यस और नो। आप अपने ऊपर अप्लाई करें कि आपकी सैलरी या आपकी जो घर से पैसा आ रहा है वो बढ़ रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो क्या सेविंग इंक्रीज हुई या हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अब ये हो रही है कि नहीं हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द सम फैक्टर्स। वी कैन नॉट से डायरेक्टली इफ द नेशनल इनकम इंक्रीजेस तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस। इन द सेम वे वी कैन नॉट से डायरेक्टली इफ द पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस द सेविंग इंक्रीजेस। इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर। ठीक है, एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द विल ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये विल पे डिपेंड करेगा। अब विल का मतलब, मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ रही है लेकिन मैं सेविंग करना ही नहीं चाहता हूं। क्योंकि मैं सेविंग करना ही नहीं चाहता तो मैं चाह कर भी सेविंग नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मैं अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा लूंगा और एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण मेरी सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द विल, कि इंडिविजुअल की विल है कि नहीं है कि उसको सेव करना है कि नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, द सेकंड फैक्टर ऑन विच द सेविंग डिपेंड्स इज द इन्फ्लेशन। अब अगेन एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, सर ये इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मेजरली क्या है, इन्फ्लेशन रिफर्स टू जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन।
जो भी नेशन प्रोड्यूस कर रहा है या जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं उनकी जो जनरल कीमतें बढ़ रही हैं वो क्या कहलाएगी? इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो इन्फ्लेशन इन लेमैन टर्म्स या इन जनरल टर्म्स यू कैन से इट्स अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, ये आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब मेरी इनकम तो बढ़ी, मेरी इनकम बढ़ी 5%, इन्फ्लेशन बढ़ गया 8%, तो एक्चुअली में मेरी सेविंग बढ़ेगी क्या? नहीं, मेरी क्या होगा? एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल फिर से समझ लेते हैं इसको। जैसे आप अपने घर से क्लासेस आते हैं, ठीक है, जब आप अपने घर से क्लास आते हैं तो उस केस में एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिन का 1 लीटर पेट्रोल लगता है। करेंटली द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज 108। ठीक है, अब आपकी इनकम बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 10 रुपीज, लेकिन इस ड्यूरेशन में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज। तो इन एक्चुअल आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या आपकी सेविंग बढ़ेगी? नहीं, लेकिन आपकी इनकम तो बढ़ी है। तो द थिंग विच बेसिकली डिपेंड्स या सेविंग विच इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन, द सेकेंड फैक्टर ऑन विच द सेविंग रेट इज डिपेंड्स। ठीक है, द थर्ड, लोग करते क्यों हैं सेविंग? ये ढूंढो, लोग सेविंग क्यों करते हैं? लोग सेविंग इसलिए करते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट मिल सके। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई है तो उस केस में सेविंग क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो सेविंग क्या होगी? कम हो जाएगी। अगेन देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस। द ट्विस्ट इज कि इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल एक ड्यूरेशन में, 1 साल की ड्यूरेशन में 7% है, लेकिन इस 1 साल की ड्यूरेशन में जो इन्फ्लेशन है वो 8% है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज हैं, ठीक है, आज आप 100 रुपीज से 1 लीटर पेट्रोल परचेज कर पाते हैं। आपने क्या किया? आपने इसको सेव कर दिया, पैसे को सेविंग कर दी। सेविंग पर आपको इंटरेस्ट रेट मिला फॉर एग्जाम्पल 6% का, तो 1 साल के बाद आपके पास पैसे हो गए 106 रुपए। ठीक है, लेकिन इस 1 साल की ड्यूरेशन में जो पेट्रोल है उसकी प्राइसेस हो गए 110 रुपीज। तो जब आप 1 साल पहले 100 रुपए खरीद पा रहे थे 100 में 1 लीटर, तो क्या आज 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल खरीद पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि अब प्राइस क्या हो चुकी है? 110। तो एक्चुअली में आपके पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ी नहीं है, आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है। And in that case, when the saving decreases the purchasing power of the money of an individual, in that case the saving rate decreases. तो इंटरेस्ट रेट कितना हाई है इससे मैटर नहीं करता, ज्यादा मैटर इस चीज पे करता है कि जो नेट इंटरेस्ट रेट है वो कितना है। ठीक है, तो यहां इंटरेस्ट रेट मायने नहीं रखेगा, या मायने ये रखेगा कि नेट इंटरेस्ट रेट कितना है। ठीक है, तो फोकस क्या है? नेट इंटरेस्ट रेट। अब इसका नेट इंटरेस्ट रेट क्या है? तो नेट इंटरेस्ट रेट है अगर इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाए, और अब अगर नेट इंटरेस्ट रेट आपका पॉजिटिव हो जाए तो वो आपकी सेविंग रेट को बढ़ा देगा। जैसे मैं यहां बताऊं, इंटरेस्ट रेट कितना था? 6%, ठीक है, इन्फ्लेशन कितना था? 10%। तो इन एक्चुअल द परचेजिंग पावर इज -4% एंड इट इज नॉट इंक्रीजिंग, बिकॉज द नेगेटिव परचेजिंग पावर मीन्स कि द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपी डिक्रीजेस, और दिस डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द रुपीज रिड्यूसेस द सेविंग रेट। ठीक है, ये सेविंग रेट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। So if you want to increase the saving rate in the country, अगर सेविंग रेट को इंक्रीज करना है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारा नेट इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? द नेट इंटरेस्ट रेट शुड बी पॉजिटिव इन नेचर। नेट इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव होने की रिक्वायरमेंट है। और नेट इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव कैसे? जैसे इसी केस में हम बात करें कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 6% था, और यहाँ इन्फ्लेशन जो है उसकी प्राइस अब
110 ना होके 102 रुपए हुई, 110 नहीं है 102 रुपए हुई, तो असल में मेरा इन्फ्लेशन कितना है 2%, तो मेरी परचेजिंग पावर जो है वो 4% से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि परचेजिंग पावर 4% से इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये पॉजिटिव नेट इंटरेस्ट रेट है, तो सेविंग रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, यहां तक कोई इश्यूज नहीं। चलिए, अगर यहां तक कोई इश्यू नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी छोटा सा डाउट है कि हाँ सर ये मेजर कंसर्न है, तो हम उसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, आई गेस कोई डाउट नहीं है किसी को, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम मेजरली आगे देखें तो अब हमारा कैसा बोला गया कि हमारी जो सेविंग है वो सेविंग ब्रॉडली 3 चीजों पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट इज द विल ऑफ द इंडिविजुअल, द सेकेंड इज द इन्फ्लेशन, द सेकेंड एंड थर्ड इज द नेट इंटरेस्ट रेट। इन 3 चीजों पे मेजरली हमारी जो सेविंग है वो डिपेंड करेगी। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि इफ द सेविंग इंक्रीजेस, अगर सेविंग इंक्रीज हो रही है, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, अब हमें मेजरली ये समझना है। अगेन यू कैन नॉट से डायरेक्टली, जैसे अभी तक हमने बात करी, यू कैन नॉट से डायरेक्टली कि एज द सेविंग रेट इंक्रीजेस द इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। सेविंग तो इंक्रीज हो रही है बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। सेविंग इंक्रीज हो रही है बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज द डिमांड। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, डिमांड है। इफ वी हैव द हाई डिमांड, ठीक है, इफ वी हैव द हाई डिमांड इन द मार्केट, इन दैट केस विद इंक्रीज इन द सेविंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। अगर हमारी मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट बदल जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो डिमांड होती है, ये डिमांड हमारी 2 टाइप की होती है। पहली डिमांड अगर विद इन द कंट्री है, देन दैट इज नोन एज द डोमेस्टिक डिमांड। क्योंकि अब डिमांड जो है वो डिमांड विद इन द कंट्री आ रही है, क्योंकि डिमांड विद इन द कंट्री आ रही है तो ऐसी डिमांड को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक डिमांड कहेंगे। और अगर डोमेस्टिक डिमांड के बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, देन दैट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिमांड विच इज रेज विद इन द कंट्री। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक दूसरी डिमांड के है जिसको हम कहेंगे इंटरनेशनल डिमांड। इंटरनेशनल डिमांड विच बेसिकली अराइजेस फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। जो आउटसाइड द कंट्री डिमांड है, मतलब विद इन द कंट्री नहीं है, इसको हम मेजरली कंट्री के बाहर की डिमांड पे बात कर रहे हैं और कंट्री के बाहर की डिमांड के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर हमारी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से है एंड वी आर सप्लाइंग द गुड्स फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, देन दैट टाइप ऑफ डिमांड इज नोन एज द इंटरनेशनल डिमांड। और जो इंटरनेशनल डिमांड है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो आपके इन्वेस्टमेंट 2 फैक्टर पर डिपेंड हो गए, पहला डोमेस्टिक डिमांड और दूसरा इंटरनेशनल डिमांड। अगर डिमांड है ही नहीं, ठीक है, अगर डिमांड है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कितना भी सेविंग रेट इंक्रीज क्यों ना हो जाए। ठीक है, चलिए एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना है उस कंट्री में हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, इस पर भी डिपेंडेंट बनेगा और इस पर भी डिपेंडेंट होगी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट पॉलिसीज लिबरल हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, ये इन्वेस्टमेंट को
बढ़ावा देगा, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। और अगर किसी कंट्रीज में गवर्नमेंट पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टेड हैं तो ये इन्वेस्टमेंट को डिमोटिवेट करेगा। तो इफ वी हैव the liberal government policies, then it increases the investment in the country, and if the government policies are restrictive in nature, then it decreases the investment. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? आई गेस यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए फिर आगे देखें। अब अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो फिर उस केस में प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर ही इसीलिए रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा अगर तो इसका मतलब है जॉब क्रिएशन भी बढ़ गए। अब अगर जॉब क्रिएशन बढ़ता है तो उस केस में इट फर्दर इंक्रीजेस द डिमांड, ये डिमांड को फर्दर इंक्रीज करेगा, और डिमांड इंक्रीज होने पर फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा और नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, और इस नेशनल इनकम के बढ़ने को हम कंप्लीट साइकिल कहते हैं, एंड दिस कंप्लीट साइकिल इज नोन एज द साइकिल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? साइकिल ऑफ डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसमें यहां तक आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो या इसमें यहां तक आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताएं कि क्या डाउट है कमेंट सेक्शन में, हम उसको यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल है, ये एक कंप्लीट साइकिल है जो डेवलपमेंट की साइकिल है, और यही एक फंडामेंटल है किसी भी इकोनॉमिक्स का। अब आप देखें, हमने ये पूरा साइकिल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है, हमने इसको अप्लाई किया कहीं ना कहीं अपने ऊपर, और इसी को हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला था, और जब हमने इसको कंट्री पे अप्लाई कर दिया तो यही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो वी डू नॉट हैव एनी वास्ट डिफरेंसेस, हम लॉजिक को एक जगह अप्लाई करके दूसरी जगह समझ सकते हैं इनिशियल बेसिस पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आप बाद में देखते हैं, ये वीडियो आप लाइव नहीं देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या डाउट्स हैं। मैं जब नेक्स्ट सेशन लूँगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके वो सारे डाउट्स यहाँ क्लियर कर दूंगा। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि जीनियस एकेडमी भंवरकुआं पर है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम या हमारी पूरी टीम आपको यहीं पर इसी इंस्टीट्यूट में मिल जाती है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, यहाँ आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो भी चीज़ यहाँ डिस्कस हो रही है। या इसके अलावा आपके पास एक थर्ड ऑप्शन भी है कि हमने इस पूरे सेक्शन के लिए हमारे ऐप पर भी ये पूरा एक वीडियो सेशन और पूरा कोर्स डिज़ाइन करके रखा है, जहाँ पर मैं या मेरी टीम या पूरी जीनियस एकेडमी जो की टीम जो है वो वहाँ पर आपके पास लाइव क्लास भी लेती है और रिकॉर्डेड सेक्शन भी देती है। वहाँ हम आपके डाउट क्लियरेंस को भी एक इम्पॉर्टेंस कैरी करते हैं। तो अगर आपको कोई और डाउट है इससे लिंक से तो आप मुझे वहाँ बताएं, हम इसको वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारा बेसिक मोटिव जो है वो आपका सिलेक्शन है। इसके लिए हमने आपके डाउट सेशन को क्लियर करने के लिए मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए। जो भी टीम हमारी जीनियस एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रही है या ऐप पर पढ़ा रही है, आप अपने डाउट्स वहां बताएं, हम आपके सारे डाउट्स का क्लियरेंस वहां पर रखेंगे। या फिर हम सब यहाँ जीनियस एकेडमी में आपके लिए अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां भी आके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखें, मेरे यहाँ से आपको साइकिल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो साइकिल ऑफ डेवलपमेंट आपका सेक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अब हम ना एक लेमन टर्म्स में बात करें तो वी कैन यूज या वी आर यूजिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरचेंजेबली। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। बट इन रियलिटी इन इकोनॉमिक्स दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, हैविंग द डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, कोई भी? चलिए मैं ही इसको डिस्कस कराता हूं। हमारा जो ग्रोथ है, ठीक है, जो हमारी ग्रोथ है, ये ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है। ठीक है, हम इसको कैसे मेजर करते हैं, क्वांटिटी में मेजर करते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, एक क्वांटिटेटिव टर्म हुई जिसको मेजर किया जाता है क्वांटिटी में। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्वांटिटी में मेजर करते हैं तो ग्रोथ इज मेजर्ड इन द मॉनेटरी वैल्यू। ग्रोथ किस में मेजर होगा, मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में मेजर होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है। जो डेवलपमेंट है ये आपका क्वालिटेटिव टर्म है। सिंस इट्स अ क्वालिटेटिव टर्म, ये क्वालिटेटिव टर्म है तो ये किस पर डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा क्वालिटी पर। अब क्योंकि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस द क्वालिटी, तो क्वालिटी के केस में हम इसको रुपीस में तो मेजर करेंगे ही। ठीक है, रुपीस के साथ साथ हम इसको सोशल डेवलपमेंट में भी मेजर करेंगे। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी मेजर करेंगे। अब जब बात आई कि सोशल डेवलपमेंट का मेजरमेंट है तो सोशल डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, तो हम सोशल डेवलपमेंट का मेजर करते हैं हेल्थ के ग्राउंड पर। We measure the social development on the ground of health, yeah, through the health, or we can measure the social development through the education. Education is the second parameter on which we can develop, measure the social development. And the third parameter to measure the social development is the life expectancy. Life expectancy means कि what is the average age of a person when the person is born in the society. ठीक है, तो if we have the higher quality of life, if we have the higher quality of life, the life expectancy of the person increases. In short, we use a indexation for measuring the social development, and that indexation is known as HDI. So HDI is a parameter used to measure the social development for any country. In short, if we differentiate the growth and the development, so we can say that the growth is a quantitative term which measures the quantity. Since it measures the quantity, so it can be measured in rupees. On the other hand, development is a qualitative term. क्वालिटी मेजर करना है तो क्वालिटी सिर्फ पैसे में मेजर नहीं होगी। क्वालिटी को मेजर करने के लिए मुझे कुछ और पैरामीटर्स को भी मेजर करना पड़ेगा, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। ठीक है, अब फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज पॉसिबल और नॉट? The question arises, growth without development is possible or not? कि growth तो हो रही है but development नहीं हो रहा है, क्या ये condition possible है? Yes, it's very much possible. How? Let's say एक person है, the person is earning in 2020, let's say 10 lakh rupees. If the same person is start earning, let's say 15 lakh rupees in 2024, there is a growth. The income increases. As the income increases, so we notice the growth. But after seeing this change, we cannot say that the person also have the development, because we do not have any information with respect to the health, with respect to the education, or with respect to the life expectancy. एक साधारण भाषा में देखें तो साधारण भाषा में ये आदमी का यहां से यहां कोई चेंज नहीं हुआ इन चार पैरामीटर पे, लेकिन इनकम बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट नहीं हुआ।
तो वी कैन से ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज वेरी मच पॉसिबल. On the other hand, development without growth is possible or not. ठीक है, on the other hand, development without growth is possible or not, that is a matter of concern. फिर से अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू. सिंस द डेवलपमेंट इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि डेवलपमेंट में मॉनेटरी वैल्यू है, तो अगर मुझे डेवलपमेंट कराना है तो मुझे ग्रोथ करानी ही पड़ेगी. तो डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. क्या कह रहे हैं आकाश जी? ग्रोथ इज लिमिटेड टू इकोनॉमी while development is overall concept. No, it is not that. Economy also have the growth, na? If the economic growth, if we are saying the economy is growing with the rate of 6% or 7%, if I am saying the economy is growing with the rate of 6% and 7%, that is the economic growth. वो growth है, ठीक है. And if I am saying कि in overall the economy also have the poverty, low poverty rate, low unemployment rate, high life expectancy, that is development. I guess आकाश आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि ग्रोथ इकोनॉमी में भी हो सकता है और डेवलपमेंट भी इकोनॉमी में हो सकता है. आई गेस आकाश ये क्लियर होगा आपको, ठीक है. आई गेस ये क्लियर हो गया होगा. तो इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी, ठीक है, तो वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड्स यू a better picture which is not limited with the monetary value, it is also linked with the social development. I guess ये चीज क्लियर होगी. ओके आकाश, आपको समझ में आ गया, ठीक है. चलिए, तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमने, क्योंकि आज फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग, सेंट्रल बैंक का फाउंडेशन, उसको डिस्कस करूंगा. स्टे ट्यून विद द जीनियस एकेडमी. और फैकल्टी हमारी या हमारी पूरी टीम आपके सिलेक्शन के लिए कार्य कर रही है. आप हमारे साथ जुड़े रहें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. फॉर अ टाइम